Today we will discuss about this chapter. Next chapter is work, energy and power. Okay. So in this chapter we have to discuss about work, the word work, energy which is very much correlated to each other, and power. Okay. So these are the three basic terms which we have to study in this chapter. Okay, so first of all, work. So what is work? First of all, we will discuss now what is work actually. Okay, so first is our work. Work है क्या actually? In our day-to-day life, work is used to describe any physical or mental activity. Any physical or mental activity is called work in day-to-day life. But in the scientific term, it is very different. Scientific term, only physical work और जो होता है physical work, उसको ही हम केवल मानते हैं कि ये वर्क हुआ है या नहीं. ठीक है. अब जैसे कुछ हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे मैं बोलूँगा जिनको आप बोलोगे डे टू डे लाइफ में हम वर्क बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये फिजिक्स के उसमें वर्क नहीं है. जैसे फर्स्ट इज अटेंडिंग द क्लास, अटेंडिंग द क्लास और मीटिंग एंड सो ऑन, व्हाटएवर. ओके. सेकंड इज प्लेइंग फुटबॉल, sorry, not playing football, that is studying hard. And third is discussing some problem, discussing a problem with your friends. Okay, or you can say that और कुछ सोच सकते हैं अपन, जैसे standing at a place, मान लीजिए standing at a place with load, किसी लोड को कुछ भार लेकर के सर पे और हम खड़े हैं एक जगह पर. और सपोज फिफ्थ वन मैं एक और डिस्कस कर रहा हूं आपको, पुशिंग हैवी, वेरी हैवी, क्या बोलते हैं इसको, रॉक, अनसक्सेसफुली. अनसक्सेसफुली मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रहा. ठीक है, हम थक रहे हैं. जैसे अगर हम पुश करें बॉल को, क्या ये वर्क है? नहीं है. फिजिक्स में इसको वर्क नहीं बोलते. तो एक्चुअली वर्क है क्या चीज? अब ये हो गया आपका नो वर्क. ये जितनी भी चीजें थी ये है आपकी नो. अब वर्क को देखते हैं, वर्क क्या है. एज साइंस में इसको वर्क को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट अप टू अ सर्टेन हाइट. ये देखिए, सर्टेन हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके किसी हाइट तक लेके जाना. That is, next is playing football. Playing football or whatever, basketball or something. Third is pulling a trolley. Pulling a trolley through a distance. ठीक है, ये भी एक लफ्ज. और चौथा मैं एक और लिख देता हूं, ड्रैगिंग बॉक्स थ्रू डिस्टेंस. किसी बॉक्स को धक्का देके ले जाना या सीख के लाना. ये सब जो चीजें हैं इनको हम लोग कहते हैं कि ये वर्क है फिजिक्स.
लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं अटेंडिंग अ क्लास, ठीक है, एज अ डे टू डे लाइफ में हम इसको कहते हैं वर्क डन हुआ, वर्क डन। लेकिन अगर फिजिक्स में कहेंगे तो साइंटिफिकली ये वर्क इज नॉट डन हियर। स्टैंडिंग एट अ प्लेस विद अ लोड, एक भार लेकर सर पे और हम बैठे हुए कहीं पर खड़े हैं, बहुत देर तक खड़े हैं, थक जाएंगे, लेकिन वर्क इज नॉट डन। व्हाई वर्क इज नॉट डन हियर? अब आप जरा देखिए कि वर्क, अगर वर्क है तो क्यों? यहां पे देखिए, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो उसका जो वेट है, मतलब जो फोर्स है, वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे से ऊपर। यहां हर चीज में आप देखेंगे फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट अप टू अ सर्टेन हाइट, प्लेइंग अ फुटबॉल, फुटबॉल में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फुटबॉल दूर तक जाती है। पुलिंग अ ट्रॉली, ट्रॉली को जब हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ड्रैगिंग अ बॉक्स, बॉक्स में भी फोर्स अप्लाई होता है, अगर फ्रिक्शन होगा जमीन में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा, और उसको अगेंस्ट में हम धक्का दे रहे हैं, उसको किसी सर्टेन हाइट तक डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सो इन सभी चीजों में आप देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। अब अटेंडिंग द क्लास में क्या फोर्स कहीं अप्लाई हो? नहीं, यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड यू आर द ऑडियंस ऑफ द लेक्चर, और कुछ भी जो आप टीचर पढ़ा रहे हो वो आप देख रहे हो। जैसे अभी आप वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मोबाइल, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या वर्क है? नहीं है। एज पर द फिजिक्स साइंस ये वर्क नहीं है। स्टडिंग हार्ड स्टडीज कर रहा है, आप बैठ करके मेंटल एबिलिटी यूज हो रही है। डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम, आप बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, वो जवाब दे रहा है, क्या इसमें वर्क डन है? नहीं है, कहीं फोर्स नहीं है, कहीं डिस्प्लेसमेंट। सो हाउ इज वर्क डिफाइंड नाउ? ठीक है, तो यहां पर अब हम जा रहे हैं किस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सभी उसमें आप देख रहे हैं कि वर्क एक्चुअली है क्या, हाउ वर्क इज डिफाइंड। वर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो है ये कि वर्क इज सेड टू बी डन when a force applied on a body or object, ठीक है, applied on the body displaces the body through a certain distance, through a certain displacement in the direction of force, in the direction of force. Okay, this is the definition of force in your physics. अब इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, पहली चीज, देयर मस्ट बी फोर्स, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज होती है देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, must be there in the direction of force. ये हो गया आपका दूसरी चीज। अगर इन दोनों चीजों में कोई भी एक चीज नहीं है तो फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि मतलब वर्क वो है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस। ओके, तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरा
डायरेक्शन में, जिस फोर्स में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, या उसके कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर हम देखिए कंपोनेंट की बात बता रहा हूँ, कंपोनेंट क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स किसी एक डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई हो रहा है तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक ये डायरेक्शन हो सकता है परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो होता है इसको हम लोग f cos ऑफ थीटा बोलते हैं। ये cos थीटा और sin थीटा जो चीजें हैं ये आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ये रिजॉल्व करते हैं। ये एंगल्स थीटा पे अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको हम लोग f cos थीटा, अभी आप याद रखिएगा, अभी आपके कोर्स में नहीं है ये, लेकिन ये इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पर अप्लाई हो रहा होगा, फोर्स के कोई एंगल पर अप्लाई हो रहा होगा, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, एक f cos थीटा होता है, एक f sin थीटा होता है, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन मतलब ये रिजॉल्व करते हैं फोर्स को। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये अभी काम आएगा आपको थोड़ा सा किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। ये हम लोग जो वर्क पढ़ रहे हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा इसको आप समझिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो ये अक्सर एग्जामिनेशन में ये आता भी है और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सपोज एक बॉडी है, ये एट पॉइंट ए पर रखी हुई है और ये प्लेन, इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। अब ये यहां पर आके बॉडी डिस्प्लेस होगी और ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए यहां से ले करके यहां तक डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, ये यहां से पोजीशन b पर आ गया, ये पोजीशन पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है वो s मीटर मान लेते हैं इसका यूनिट, और फोर्स हमने F न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो आप देखेंगे कि W जो होगा वो डायरेक्टली, जो W अगर वर्क डन है तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये एरो इसलिए लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो W जो होगा मतलब वर्क डन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होगा, ओके। फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकंड इज W is also directly proportional to the displacement. Displacement is also a vector quantity. So yeah, this is now the combining 1 and 2. Combining 1 and 2, we get W is equal to W directly proportional to F dot S. ये और इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू K। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया। अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, तो कोई कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये K, ठीक है। A जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। इसको हमने अप्लाई किया। अब मान लीजिए अगर फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन है, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का होगा, ठीक है, और सच दैट W इज आल्सो इक्वल टू 1 जूल। ये अभी मैं लिख दे रहा हूं, बाद में बताऊंगा आपको यूनिट कैसे आया, जूल, इसकी SI यूनिट जूल होती है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K इज इक्वल टू 1 अगर हो गया तो आपका W इज इक्वल टू हो गया F डॉट S, F इंटू S। सो वी कैन से
that work is defined as the product of force and the displacement in the direction of force. Okay, so this is the expression जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये एक्सप्रेशन है, मतलब वर्क का जो एक्सप्रेशन है वो ये है. ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ना. यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज यूनिट? अब यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे. यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? सो आप लिखेंगे, इसमें मैं आपको रिटन दूंगा फोटो खींच करके. सारी चीजें जो है ना ये आपको अभी समझा रहा हूं यहाँ पे, बट आई विल गिव यू द नोट्स. ओके, सो SI यूनिट of work is joule. ध्यान रखिएगा ये स्मॉल j होना चाहिए. अगर पूरा नाम लिख रहे हैं आप तो j जो होगा वो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए. यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. और नहीं तो फिर आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो केवल j लिखिए. अगर आपने j कैपिटल यहाँ लिख दिया तो that means the name of scientist. Okay, so SI unit of joule. 1 joule is what? 1 joule is equal to, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, W is equal to force into displacement. ठीक है, दोनों वेक्टर है, force into displacement. तो 1 joule, यहाँ पे जूल हो गया. यहाँ पे क्या होता है? यूनिट. 1 न्यूटन into 1 मीटर. अब न्यूटन क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू m मीटर. ये ओके, तो क्या हो गया? 1 जूल is equal to 1 kg into meter square upon second square. So this is really important. 1 joule is क्या होता है? 1 joule what? अगर 1 किलोग्राम की किसी ऑब्जेक्ट को इतने डिस्प्लेसमेंट अगर हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जाए, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल ऑफ वर्क. So what we have discussed? We have discussed about the work, mathematical expression and the unit of work. So ये दो 3 चीजें हैं. मैं आपको PDF इसका फोटो खींच के भेजूंगा सारी चीजें ना, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा जरूर से और इसको अच्छे से पढ़िए. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं. ओके.